सभी को नमस्कार। एल&आर क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हाजिर हैं जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता हिंदी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एल&आर क्लासेस ने शुरू की है, उसके सेकंड पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट में हमने व्याकरण से जुड़ा जो उच्च माध्यमिक स्तर का विश्लेषण था वो किया, और आज हम जिस पर बात करेंगे वो है स्नातक स्तर। स्नातक स्तर में साहित्य इतिहास का जो पार्ट है उसके विश्लेषण पर बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रथम साप्ताहिक टेस्ट एल&आर क्लासेस द्वारा आयोजित किया गया था, ऑनलाइन टेस्ट। उसमें टॉपर्स कौन कौन रहे, तो सबसे टॉपर थे ये आत्मा राम जी, और सेकंड टॉपर रहे प्रवीण चौधरी जी, और थर्ड टॉपर रही सुशीला जी पैंचिया। तो ये तीनों टॉपर्स है और इन तीनों को बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके साथ ही जिन साथियों ने टेस्ट दिया था उन बाकी के भी अच्छे प्रयास रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा को जितना ज्यादा आजमाया जाएगा उतना ही ज्यादा हमारी तैयारी को धार मिलती है। सबसे जरूरी बात है तैयारी जो हो रही है उसको एग्जामिन करना सबसे जरूरी है। अपने निजी स्तर पर भी रोजाना अपनी तैयारी को जांच किया जा सकता है, और उसके साथ ही साथ किसी मुकम्मल टेस्ट सीरीज के साथ भी इस कार्य को किया जा सकता है। तो उसी कड़ी में आज हम हाजिर हैं हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की दूसरी कड़ी के साथ, जिसमें हम विश्लेषण करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी पर। तो पहला प्रश्न साहित्य इतिहास से जुड़ा हुआ था, भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना ध्रुवदास की। और यहाँ पर यह सवाल किस परिप्रेक्ष्य में आया है, तो जो साहित्य इतिहास ग्रंथ माने गए हैं, जो मानक साहित्य इतिहास ग्रंथ, जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ थे, वे गारसद तासी के इस्तवार द ललित ऋतु ये हिंदुस्तानी से शुरू माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो साहित्य इतिहास की कुछ बातें जिन ग्रंथों में मिलती है वे ग्रंथ, उन ग्रंथों में से एक है भक्त नामावली, और दूसरा नाम यहाँ पर हमें मिल रहा है माता दीन मिश्र का। तो माता दीन मिश्र की भी एक रचना है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर ये नाम कई बार साहित्य इतिहास के प्रारंभिक ग्रंथों के रूप में, ऐसे ग्रंथ जो सुचारू रूप से गारसद तासी से साहित्य इतिहास परंपरा शुरू होती है उससे पहले जो ग्रंथ लिखे गए उनमें है। तो माता दीन मिश्र की रचना का नाम क्या है? कवित रत्नाकर। और भक्त नामावली जो है वो किसकी है? ध्रुवदास की है। कई बार परीक्षाओं में ये आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले साहित्यकार है बलदेव। बलदेव की रचना का नाम है सतगिरा विलास। सतगिरा विलास नाम की इनकी रचना प्रसिद्ध रही, सतगिरा विलास। अगले है कालिदास, जिनकी प्रसिद्ध रचना है कालिदास हजारा, जिसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने आधार बनाया था, कालिदास हजारा। शिव सिंह सरोज जो लिखा गया उसका आधार कालिदास हजारा को माना जाता है। तो कालिदास हजारा भी साहित्य इतिहास ग्रंथों की दृष्टि से तासी के साहित्य इतिहास ग्रंथ से पहले की किताबों में एक है। तो ये भक्त नामावली, कवित रत्नाकर, सतगिरा विलास, कालिदास हजारा ये रचनाएं हमने देखी। अगला सवाल है शिव सिंह सरोज के बारे में असंगत कथन है। तो शिव सिंह सरोज नाम से ही स्पष्ट है कि रचना किसकी है? शिव सिंह खुद की है। शिव सिंह सेंगर की रचना, शिव सिंह सेंगर। और शिव सिंह सेंगर ये रचना कब लिखते हैं? 1883 में लिखते हैं।
शिव सिंह सरोज रचना कब लिखी गई? 1883 में लिखी गई। यह ग्रंथ 1000 के लगभग कवियों की जन्म मृत्यु रचना काल का विवरण देता है, यानी लगभग 1000 कवि शिव सिंह सरोज में आए हुए हैं। बिल्कुल ही सत्य बात है। दूसरा है, इसमें विधेयवादी पद्धति है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग कौन करते हैं? आचार्य शुक्ल करते हैं। विधिवादी पद्धति कौन प्रयोग में लेते हैं? जिसमें युग की परिस्थितियां वगैरह, प्रवृत्तियों वगैरह पर, प्रवृत्ति विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। वो पद्धति कौन अपनाते हैं? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनाते हैं। शिव सिंह सेंगर जी ने क्या किया था? अकारादि पद्धति ली थी, जिसे हम कह सकते हैं क्रम से कवियों के नाम लिखे थे, यानी अ से जो आ रहे हैं वो सबसे पहले अ ब स द, उस तरीके से अकारादि से लिए थे। और उसके बाद इसी को हम वर्णानुक्रम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वर्णानुक्रम, यानी वर्णों के क्रम से। वर्ण सबसे पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं। वर्णानुक्रम में उन्होंने नाम लिए थे, काल क्रम के अनुसार नहीं लिए थे। फिर है, हिंदी भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया? शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया था। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है ये, इसमें विधेयवादी पद्धति है। यह बिल्कुल गलत हो गया। इसका सही क्या होगा? यह अकारादि क्रम में लिखा गया, अर्थात वर्णानुक्रम पद्धति इसमें अपनाई गई है। अगला है, ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शिव सिंह सरोज से सामग्री लेकर बनाया था। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। हिंदुस्तानी का तासी के इतिहास में अर्थ क्या है? गारसा द तासी फ्रेंच साहित्य इतिहासकार, फ्रेंच विद्वान होते हुए भी हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति है। और उनकी रचना का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। नाम से ही यहां पता चल रहा है। देखिए, हिंदुस्तानी का सही रूप क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी। मूल रूप हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी से ही हिंदुस्तानी बना है। तो हिंदुस्तानी किसे कहते हैं? हिंदुस्तानी में कुछ मुसलमानों की उर्दू मिश्रित जो हिंदी की भाषा है वही तो हिंदुस्तानी है, वही तो हिंदुस्तानी है। नाम से हम पता लगा सकते हैं। और उसमें एक और शब्द आया है, एंदुई। क्या शब्द आया है? एंदुई। ये क्या थी? एंदुई जो थी वो हिंदुओं की बोली, या जिसे बाद में हिंदवी कहा गया। क्या कहा गया? हिंदवी। तो इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यानी हिंदी के कवि है और उसके साथ साथ उर्दू के कवि है। इन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तानी शब्द मुसलमानों की उर्दू मिश्रित हिंदी के लिए प्रयोग किया था। अगला है, ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में असंगत कथन है। सवाल पर ध्यान देना जरूरी है। क्या पूछा गया है? असंगत, यानी गलत कथन पूछा गया है। गलत कथन कौन सा है? इस ग्रंथ के लिए तासी, सेंगर, भक्तमाल को आधार बनाया गया। ग्रियर्सन ने ग्रंथ लिखा, नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा, जिसके आधार ग्रंथ कौन रहे? तासी जी का इस्तवार द ला लिटरेट्यूर, और सेंगर जी का शिव सिंह सरोज, और भक्तमाल जो है वो नाभादास ने लिखा है। ये आधार ग्रंथ थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। भक्तिकाल को ग्रियर्सन स्वर्ण युग कहते हैं। यह बात भी बिल्कुल 100% सत्य हो गई। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद हुआ है, जो किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त
किशोरी लाल गुप्त, गिरियर्सन गीकी, क्या कर सकते हैं गीकी, क्योंकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर दलाल लिटरेचर ये हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, तो यहाँ हमें गीकी कर सकते हैं, क्या है गीकी। गिरियर्सन के जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद कौन करते हैं हिंदी में, किशोरी लाल गुप्त करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में यह 1889 में प्रकाशित नहीं हुआ, यह 1888 में प्रकाशित हुआ। विशेषांक में कब प्रकाशित हुआ था, 1888 में। और यहां ध्यान दीजिएगा 1889 में क्या हुआ है, पुस्तक आकार में प्रकाशित हुआ था। जस्ट एक ही साल बाद पुस्तक के आकार में ये रचना आ गई, और ये रचना 1889 की ये बात है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कब प्रकाशित होता है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो उत्तर क्या हो जाएगा 1888। सीधा ये सवाल कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके सवाल रहेगा। असंगत छांटिए, यानी गलत कथन कौन सा है, गलत युग्म कौन सा है, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक। और दूसरा है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, किसकी रचना है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, कृष्ण लाल की नहीं है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अगेय की रचना है। किसकी है, अगेय की। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य के रचनाकार कौन, अगेय। और आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से डॉक्टर नामवर सिंह जी की रचना, और भक्ति काव्य यात्रा नाम से राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने एक रचना लिखी। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण लाल नाम आ रहा है, उनकी रचना का, उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये लिखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। कई बार रचनाएं पूछ ली जाती है, इस प्रकार के सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, पहले तो बहुत अधिक पूछे जाते थे, हालांकि बीच में कम हुए, लेकिन दो चार ऐसे सवाल तो पूछे ही जाते हैं। और फर्स्ट ग्रेड में तो बाकायदा संभावना रहती है कि ग्रंथों से सवाल पूछा जाए, क्रमवार भी पूछा जा सकता है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न में से कौन सा नाम है, यानी ये जो नाम दिए हुए हैं इनमें से प्रवृत्ति किसका आधार है, तो पहला ही नाम रीतिकाल है। रीतिकाल नाम कौन देते हैं, शुक्ल जी देते हैं, और वे किसको महत्व देते हैं, प्रवृत्ति को ही महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि रीतिकाल में जो रीति ग्रंथों की प्रवृत्ति है उसी के आधार पर इसका नाम क्या है, रीतिकाल है। तो ये प्रवृत्ति के आधार पर नाम हो गया रीतिकाल। गांधी युग जैसे है तो ये महान नायकों के आधार पर हो जाएगा। प्रारंभिक काल है तो इसे हम काल की दृष्टि से देख सकते हैं, युग की दृष्टि से देख सकते हैं। प्रारंभिक काल वैसे मिस्र बंधुओं ने कहा है, और उसके साथ ही साथ गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल आदिकाल को कहते हैं, और उसके साथ ही उन्मेष काल भी वे कहते हैं। ग्रियर्सन द्वारा किए गए काल विभाजन में असंगत नामकरण है, यानी ग्रियर्सन जो काल विभाजन करते हैं 11 कालखंडों में, 11 कालखंड, उस 11 कालखंडों में से कौन सा नाम नहीं है, ये सवाल काफी ट्रेंड में रह चुका है। तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना बन जाती है। चारण काल बिल्कुल उन्होंने दिया है, और 16वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण 16वीं नहीं है, कौन सी सदी है, 15वीं सदी का, कौन सी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तो ये असंगत हो जाएगा। बाकी जायसी की प्रेम कविता बिल्कुल सही है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तुलसी पर, और अलग अलग जो काल है, बार बार आप रिवाइज करोगे तो सामने आते ही पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा गलत है।
आचार्य शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण में असंगत है। ये भी बड़ा ही अच्छा सवाल है, आप देखिएगा। आदिकाल वीरगाथा काल इसका नाम उन्होंने दिया है, दोहरा नामकरण करते हैं। आचार्य शुक्ल क्या करते हैं? दोहरा नामकरण करते हैं। दोहरा नामकरण साहित्य इतिहास में करने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को वो क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं, और इसका समय बताते हैं संवत 1050 से 1375। और पूर्व मध्यकाल को वो क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं, और समय बताते हैं संवत 1375 से 1700, बिल्कुल। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं, और संवत 1700 से 1900 का समय बताते हैं। कोई यहाँ तक गलती आई ही नहीं। अब है आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, संवत 1900 से 1984। इधर तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा? गद्य काल। यहाँ क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल उन्होंने नहीं कहा था। आधुनिक काल का नाम आचार्य शुक्ल क्या देते हैं? गद्य काल देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि आधुनिक काल का नाम गद्य काल किसने रखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। अगला है, शुक्ल जी द्वारा किए गए आदिकाल के विभाजन के प्रकरणों के बारे में असंगत है। यानी जो आदिकाल है उसे आचार्य शुक्ल कितने प्रकरण में बांटते हैं? 4 प्रकरण में। कितने प्रकरण में बांटते हैं? 4 प्रकरण में बांटते हैं। 4 प्रकरण में बांटते हैं, और 4 हमारे सामने है। अब सामान्य परिचय, पहला प्रकरण क्या है? सामान्य परिचय, और उसके कोष्ठक में लिखा हुआ है आदिकाल, और उसमें विभिन्न बातें हैं। दूसरा वीरकाल, तीसरा देश भाषा काव्य, चौथा फुटकल रचनाएं। तो देखिएगा, देश भाषा काव्य बिल्कुल था, फुटकल रचनाएं था, लेकिन वीर काल नहीं था। उसकी जगह क्या है? वीर काल की जगह कुछ और है, अपभ्रंश काव्य है। क्या है? अपभ्रंश काव्य। ये थोड़ा हटकर सवाल है और महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शुक्ल जी आदिकाल का विभाजन मुख्य रूप से 4 प्रकरण में करते हैं। उन 4 प्रकरणों का नाम क्या है, उसी से सवाल है। सामान्य परिचय आदिकाल, दूसरा है अपभ्रंश काव्य, तीसरा है देश भाषा काव्य, चौथा है फुटकल रचनाएं। जो देश भाषा काव्य है उसी में प्रकरण, जो देश भाषा काव्य है उसी में वीर गाथा काल है। उसी में क्या है? वीर गाथा काल। इसी में सारा कुछ वो रासों का और सारी ये नाम जो वीर गाथा देते हैं, ये देश भाषा काव्य के प्रकरण के आधार पर देते हैं। और फुटकल रचनाओं में वो किसको रखते हैं? लोक भाषा पद्य को, खुसरो विद्यापति आदि को किसमें रखते हैं? फुटकल रचनाएं प्रकरण में रखते हैं। तो ये 4 जो प्रकरण है वो इस प्रकार से है: सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकल रचनाएं। अगला है, शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि किस प्रकार की है? आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि जो है वो युग की परिस्थिति की प्रमुखता प्रदान करने वाली है। सीधा सटीक सा उत्तर। और यहाँ पर परंपरा का महत्व देने वाले व्यक्ति कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा कौन हो सकते हैं? परंपरा को महत्व कौन देते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार जब इन दोनों की बात चलती है तो लगता है कि शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों के मत जब आपस में मिल जाए तब जाकर के साहित्य इतिहास की पूरी प्रवृत्तियां खुलकर सामने आएगी। क्योंकि परंपरा को महत्व दिए बिना भी साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और युग की परिस्थिति को भी महत्व नहीं देंगे तो भी साहित्यिक परिस्थिति तत्कालीन स्पष्ट हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आचार्य शुक्ल के मत और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत, दोनों के मत एक दूसरे के पूरक है। जो हजारी जी लिखते हैं वे वहां से लिखना शुरू करते हैं जहां से आचार्य शुक्ल ने छोड़ दिया था।
आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों के संबंध में असंगत है, यानी आदिकाल का नाम कौन क्या देता है उसमें से एक असंगत कौन सा है। चारण काल गिरियर्सन बिल्कुल सही है, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु बिल्कुल सही है, संधि चारण काल किसने दिया, संधि चारण काल, संधि यानी संधि का काल था, संधि का, संक्रमण का और उसके साथ ही चारणों का काल था। ये बात कौन कहते हैं, राम कुमार वर्मा। संधि चारण काल कौन कहते हैं, राम कुमार वर्मा। और आदिकाल नाम देने वाले विद्वान मुख्य रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रमाशंकर शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हालांकि मानते हैं कि आदिकाल से पूरा आदिकाल का जो विश्लेषण है पूरा उसकी मतलब एक झलक तो नहीं मिल पाती, लेकिन जब तक दूसरा कोई सटीक नाम न मिले तब तक आदिकाल ही ठीक है। रमाशंकर शुक्ल भी इनके साथ है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, क्या लगाते हैं, रसाल। अगला है असंगत कथन है, यानी साहित्य के बारे में, कविता के बारे में कुछ कथन है, उसमें से असंगत कौन सा है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य के हर विद्यार्थी को ये तो याद ही होगा, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का, यानी जनता जो है उसका जो चित्त है, चित्त की वृत्ति यानी हमारे मन की जो मुख्य वृत्ति है उस वृत्ति का संचित प्रतिबिंब, यानी कई समय से जो चित्त वृत्ति है वो उसका संचित यानी इकट्ठा किया हुआ प्रतिबिंब है, उसकी झलक दिखाई देती है। किसकी, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का, जनता क्या सोच रही है, उसकी क्या धारणा है, उसका ही एक प्रतिबिंब है। वो किसमें मिलता है, साहित्य में मिलता है। ये बात कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेश जनक होना चाहिए। मनोरंजक के साथ साथ उपदेश जनक होना चाहिए, ये सटीक सीधी बात कहने वाले कौन हैं, ये बात कही है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता का विषय मनोरंजक हो और उसके साथ ही साथ उपदेश जनक भी होना चाहिए। दोनों मुद्दों को एक साथ कौन रखते हैं, महावीर प्रसाद जी। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु शुद्ध व्यक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रिय रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर कविता को प्रेय रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति कौन मानते हैं, बाबू गुलाब राय। बिल्कुल सही बात। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन, और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, इसको याद रखिएगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये बात कौन कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका हमारी खड़ी बोली के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक गद्य में खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को स्थापित कर दिया था। गद्य और पद्य दोनों में, गद्य में भी और पद्य में भी। जैसे पहले भारतेंदु युग में कुछ कुछ खड़ी बोली चल रही थी, कम ही चल रही थी, गद्य में तो आ गई थी, पद्य में धीरे धीरे दशरथ विलाप जैसी रचनाओं के माध्यम से आने का प्रयास कर रही थी। और उसी खड़ी बोली को, आम जन की धारणा को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने समझा और ये समझा कि आम जन की बोली खड़ी बोली है और इसका परिष्कृत रूप व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली को पूरी तरह से अगर किसी ने स्थापित किया है, परिष्कृत किया है, उसका परिष्कार किया है, तो वो एक ही व्यक्ति है, उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? हालांकि साहित्य इतिहास तो पहला कौन सा है? प्रथम साहित्य इतिहास तो जो व्यवस्थित रूप से लिखा गया वो कौन सा है? काशी जी का इस्तवार। लेकिन
इसमें इन्होंने काल विभाजन नहीं किया, काल विभाजन करने का ढंग से प्रयास नहीं किया और शिव सिंह सरोज में भी काल विभाजन का प्रयास नहीं हुआ। अकारादि क्रम से रचनाएं लिखी जा रही थी, क्या कवियों के नाम लिखे जा रहे थे, और ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास किया और 11 काल खंडों में बांटा था। फिर है हिंदी काव्य धारा, पुस्तक किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, जो कब आई थी? 1944 में आई थी। और इसी पुस्तक से सिद्धों का जो मानक सामग्री है, सिद्ध साहित्य से जुड़ी मानक सामग्री कहां से मिलती है? यहीं से। सिद्ध साहित्य से जुड़ी मानक सामग्री हिंदी काव्य धारा पुस्तक में मिलती है, जो कब आई थी? 1944 में। और इसके रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जयपुर से समालोचक पत्रिका इन्होंने निकाली थी, समालोचक पत्रिका, और उसने कहा था कहानी किसकी है? गुलेरी जी की। वही गुलेरी जी है, उन्होंने पुरानी हिंदी पुस्तक लिखी है जो काफी प्रसिद्ध रही थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो श्याम, गणेश और सुखदेव तीनों है। श्याम, गणेश, सुखदेव तीनों है। कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं आएंगे। बिल्कुल सीधा सरल सवाल। अगला सवाल है, काव्य आत्मा की संकल्प अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। क्या कहते हैं? काव्य आत्मा की संकल्प अनुभूति है। क्या है? संकल्प अनुभूति। संकल्प की अनुभूति ही कविता को कौन मानते हैं? जयशंकर प्रसाद मानते हैं। ये ऐसा सवाल था जो बिल्कुल आते हुए जल्दी में मैंने खुद ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में गलत कर दिया था, तो उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो कई बार हम जल्दी में कोई काम गलत कर जाते हैं। हमें सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है। काव्य क्या है? आत्मा की संकल्प अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से बिल्कुल नहीं है। वो किससे जुड़ा है? आत्मा से। कविता को किससे जोड़ते हैं? प्रसाद जी आत्मा से जोड़ते हैं। कविता किससे जुड़ी हुई है? आत्मा के संकल्प से जुड़ी है। किसका संकल्प है कविता? आत्मा का। कौन मानते हैं? जयशंकर प्रसाद। अब कितने ही और टफ सवाल आए होंगे, वो सही हो गए तो याद नहीं रहेंगे, जो गलत हुआ वो अक्सर याद रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ काल क्रम की दृष्टि से सबसे पहले लिखा गया? तो सीधी बात है कि इन सब के सन अपने को पता हो। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी पुस्तक है? बच्चन सिंह जी की। और कब आई है? 1996 में। अगली है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त कब लिखी? 1965 में वैज्ञानिक इतिहास। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1934 में लिखी। और लिखी किसने? कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखी है। कृष्ण शंकर शुक्ल। और पुस्तक कब लिखी गई? 1934 में। और अगला है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे की पुस्तक, सुमन राजे की 2003 में आई। तो सबसे बाद पूछा गया होता तो ये तो पहले पूछा गया है, तो सीधा उत्तर 34 वाला हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर
शुक्ल द्वारा लिखी गई। और अगर पूछा जाता कि काल क्रम की दृष्टि से सबसे अंत में कौन सा ग्रंथ इनमें से आ रहा है तो कौन सा हो जाता? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राज्य 2003। तो इस प्रकार से ये साहित्य की प्रश्नोत्तरी की कड़ी है जो सेकंड कड़ी के रूप में हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आई है। और तीसरी कड़ी जो कि काव्य शास्त्र से जुड़ी है वो अगली कड़ी होगी।